नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त की जारी। लगभग 9.4 करोड़ किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए हुए हस्तांतरित। प्रधानमंत्री ने पोहरा देवी स्थित जगदम्बा माता मंदिर में किए दर्शन और पूजन। हरियाणा में सुबह 11 बजे तक करीब 23% मतदान दर्ज। पलवल में सबसे अधिक जबकि पंचकूला में सबसे कम वोटिंग। नायब सैनी भूपिंदर हुड्डा, विनेश फोगाट और दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। कुपवाड़ा के गुगलधार में मारे गए 2 आतंकवादी। सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। सर्च ऑपरेशन अभी जारी। भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त वृद्धि। फॉरेक्स रिजर्व पहली बार 700 अरब डॉलर के पार। यह रिकॉर्ड बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बना भारत। इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी रैली में इमरान की रिहाई की मांग। और बेरूत के दक्षिणी शहरों में संघर्ष जारी। लोगों से इलाका खाली कराने को कहा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा नागरिकों की मौत मंजूर नहीं। कच्चे तेल की कीमतों में भी आया उछाल। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। किसानों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने लगभग 9.4 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त भी जारी की, जिसके तहत लगभग 2,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1,920 करोड़ रुपए से अधिक की 7,500 से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रमुख परियोजनाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, गोदाम, छटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं, कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं 9,200 किसान उत्पादक संगठनों को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिनका संयुक्त कारोबार लगभग 1,300 करोड़ रुपए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेन तकनीक का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 19 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 5 सौर पार्कों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी वंचितों, दलितों को सम्मान नहीं देना चाहती। वो आपस में लड़वाने की नीति अपनाती है। बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को विकास सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के दौरे पर पोहरा देवी स्थित जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बंजारा समाज के संत रामराव महाराज ने पोहरा देवी जगदम्बा माता मंदिर भक्ति धाम की स्थापना की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। इसमें बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर ठाणे में इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना समेत कई अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ठाणे में प्रधानमंत्री राज्य सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और महिला सशक्तिकरण मिशन से जुड़े एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ठाणे में प्रधानमंत्री राज्य सरकार के मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और महिला सशक्तिकरण मिशन से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई से सटे थाने में आने वाले हैं और यहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें महिलाएं खास तौर पर बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री जब थाने में आएंगे तो कई ऐसे लाडली बहनों से वो मुलाकात भी करेंगे, उनको संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ लाडली बहन योजना से उनको लाभान्वित भी करेंगे। ये जो डायरेक्ट मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं, मैं हक से कह सकती हूँ कि ये मेरे पैसे हक से है और मैं हक से अपनी जैसे मैं चाहे वैसे खर्च कर सकती हूँ। इसलिए मैं प्रधानमंत्री की बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रधानमंत्री ने बहुत लड़की को पैदा होने तक पैसा देते हैं, फिर किसी के पास एडमिशन के लिए पैसा नहीं रहता था, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकती थी लड़की। अभी बहुत सक्षम हो गई है, लड़की भी पढ़ सकती है और घर वाले भी उनको पढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो योजना चालू किया है वो लाडली बहन का है, किसानों के लिए, सबके लिए अच्छा काम किया है उन्होंने। प्रधानमंत्री लगभग 12,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह महत्वाकांक्षी परियोजना ठाणे शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री लगभग 3,310 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे के छेदानगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना दक्षिण मुंबई से ठाणे तक निर्बाध संपर्क की सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ठाणे नगर निगम की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 2,550 करोड़ रुपए की लागत वाली नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया परियोजना के चरण 1 की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना में प्रमुख सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास और एकीकृत उपयोग वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। ठाणे नगर निगम के भव्य प्रशासनिक इमारत से ठाणे के नागरिकों को लाभ होगा, क्योंकि इसमें अधिकांश नगर निगम वाले कार्यालय एक केंद्रीय स्थान पर स्थित होंगे। प्रधानमंत्री का थाने दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो थाने वासियों के लिए कई सारी सौगात इस दौरे से मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा। शीर्षिलार, डीडी न्यूज, थाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे पर प्रमुख मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वो मुंबई मेट्रो लाइन 3 चरण 1 के RAJVLR से BKC खंड का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत लगभग 14,120 करोड़ रुपए है। डीडी न्यूज ने अधिक जानकारी के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD अश्विनी भिड़े से खास बातचीत की। मुंबई महानगर क्षेत्र के कोलाबा बांद्रा सीप्स कॉरिडोर लाइन 3 पहली और एकमात्र पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो लाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लाइन के RAJVLR से BKC खंड का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो लाइन 3 शहर में परिवहन को मजबूत बनाने और सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। लाइन 3 के पूरी तरह से चालू होने के बाद हर दिन 13 लाख यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। इस लाइन पर हर 3 से 4 मिनट में ट्रेन सेवा उपलब्ध होगी और हर फेरे में 2,500 यात्री यात्रा कर सकेंगे। ये मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो है। इस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्पेशली फेज़ 1 का जो है वो नॉर्दर्न जो सबर्ब्स हैं मुंबई के उस एरिया को मिलने वाला है। उसमें BKC जैसा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, अंधेरी मरोड़, सीप्स और MIDC जैसे इंडस्ट्रियल एंड सर्विस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग आज जाते हैं, बट उनको जोड़ने के लिए कोई भी डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है। कोलाबा में कफ परेड स्टेशन और सीप्स के पास RAJVLR स्टेशन इस कॉरिडोर के दोनों छोर पर स्थित स्टेशन है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है, जो पूरी तरह से भूमिगत है।
इस कॉरिडोर पर 26 भूमिगत और 1 एट ग्रेड स्टेशन है। सबसे बढ़िया बात यह है कि एयरपोर्ट को भी आज तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, वो इससे मिल रही है। और बाकी सारी मेट्रो लाइंस जो अभी है और जो बाद में फ्यूचर में आ रही है, वो भी सारी इस लाइन को कनेक्ट हो रही है। और भविष्य में अनदर 6-7 मंथ्स में ये मेट्रो पूरी कप्परेड तक जाएगी। तो साउथ मुंबई को कनेक्ट करने वाली दिस इज़ द ओनली मेट्रो, और उसके कारण इस मेट्रो कॉरिडोर के आसपास रहने वाले करीब 30 लाख लोगों को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। ये लाइन नरीमन पॉइंट, कफ परेड, फोर्ट, लोअर परेल, बीकेसी और सीप्स समेत 6 प्रमुख व्यावसायिक और रोजगार केंद्रों से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये लाइन अन्य मौजूदा और निर्माणाधीन मेट्रो, मोनोरेल, उपनगरीय रेल और राज्य परिवहन बस सेवाओं के साथ एकीकृत होगी। ट्रांसपोर्टेशन हब के साथ में जब ये लाइन जुड़ जाएगा तो मुंबई शहर के जो पूरी तरीके से सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हरियाणा के चुनावी अखाड़े में आज नेताओं की किस्मत लिखी जा रही है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक कुल 36.69% मतदान हुआ है। नायब सैनी भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट और दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 20,632 बूथों पर मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बार हरियाणा में दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ जहां भाजपा राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सियासी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार सरकार बदलेगी। उधर मायावती और इंडियन नेशनल लोकदल को यकीन है उनका गठबंधन किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। शाम 6 बजे तक मतदान होंगे और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाजपा हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के बाद वापसी करेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सुबह ही करनाल के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कुलतली में 11 वर्षीय बालिका के बलात्कार और हत्या की घटना ने एक बार फिर बंगाल की कानून व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। दरअसल 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली बालिका ट्यूशन से लौट रही थी जब कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। घटना का पता तब चला जब ग्रामीणों ने नदी किनारे उसका शव बरामद किया। मामले में ग्रामीणों ने पुलिस पर शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया है और आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के जयनगर में मासूम के साथ हुई दरिंदगी पर दुख जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ममता बनर्जी ने पुलिस को FIR दर्ज न करने को कहा क्योंकि NCRB के पास पश्चिम बंगाल में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के आंकड़े जा रहे हैं। इसलिए परिवार और गांव वालों की शिकायत के बावजूद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इस समय जिस तरीके की घटना जयनगर में एक मासूम के साथ जो घृणित घटना घटी, वो दर्शाता है कि ममता बनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन के ऊपर और प्रशासन पूरी तरीके से
पॉलिटिकल हो चुकी है। ममता बनर्जी ने मना किया था कि एफआईआर आप मत करिए, पहले आप छानबीन करिए फिर एफआईआर करिए, क्योंकि एनसीआरबी में डेटा जा रहा था कि बंगाल में रेप और मर्डर की घटना बढ़ रही है। इसलिए परिवार के बोलने के बावजूद, गांव वालों के बोलने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, मिसिंग डायरी नहीं की। और इस नाबालिग के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से घटना अगर बंगाल में बार बार घट रही है तो ममता बनर्जी की कोई लीगल या मोरल कोई उनको राइट नहीं है अपने पद पर बने रहने का। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ममता सरकार पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल परिवहन अवसंरचना विकास निगम और पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने जेट्टी और घाटों के लिए पूर्णतः अनुबंध के आधार पर जल साथियों को नियुक्त किया है, जो जेट्टी और घाटों पर यात्री सुरक्षा के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। पिछले 6 वर्षों में ये जल साथी जेटी और घाटों पर काम कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस साल जल साथियों को बोनस देते समय ममता बनर्जी सरकार ने अनैतिक रूप से उनके बीच भेदभाव किया। मुस्लिम त्योहार के समय बोनस पाने के पात्र कर्मचारियों को 6,000 रुपए बोनस के रूप में मिले और दुर्गा पूजा के दौरान बोनस पाने वाले पात्र कर्मचारियों को केवल 3,600 रुपए ही मिले। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष भी सिविक वॉलंटियर्स के बीच भेदभाव किया गया था, लेकिन धर्म के आधार पर कर्मचारियों में भेदभाव करना और एक ही श्रेणी के कर्मचारियों को अलग अलग राशि का भुगतान करना अनैतिक, असंवैधानिक है। राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। भाजपा नेता ने राज्य सरकार से हिंदू कर्मचारियों को भी उनके मुस्लिम सहकर्मियों के बराबर बोनस देने की मांग की। साथ ही उन्होंने CSTC, NBSTC और SBSTC के कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की बात कही। हमारे देश की भाषाई विरासत को समर्पित एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए भाषाई जानकारों और विशेषज्ञों ने प्रसन्नता जाहिर की है। शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करती हैं। इन्हीं भाषाओं के संरक्षण के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने को स्वीकृति दे दी। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए महाराष्ट्र, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल से भारत सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने से खासकर शैक्षणिक और शोध क्षेत्रों में रोजगार के अहम अवसर पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण से संग्रह, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में रोजगार पैदा होंगे। इन भाषाओं से जुड़े लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। प्राकृत भाषा आज से 2500 वर्ष पूर्व भारत की जनभाषा थी। प्राकृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए हैं। भारत सरकार ने प्राचीन भाषा प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर के बहुप्रतीक्षित कार्य किया है। इनफैक्ट दिस इज of a historical significance that these languages are being included in the classical languages, because we know all our ancient literature is in these languages. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली, प्राकृत भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता देना ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। पाली भारतीय उपमहाद्वीप की एक मध्य इंडो यूरोपीय धार्मिक भाषा है। पाली भाषा संस्कृत से उभरने वाली भाषा है। शोध के अनुसार पाली अनेक प्राकृत भाषाओं का मिश्रण है, जिन्हें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एकीकृत किया गया तथा उनका संस्कृतीकरण किया गया। पाली एक संस्कृत संबंधित मध्य भारतीय भाषा है, जिसका प्रयोग बौद्ध ग्रंथों
और साहित्य में किया जाता है। 2000 से अधिक वर्षों तक भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के थेरवाद बौद्धों द्वारा इसे बुद्ध की भाषा माना जाता रहा। पाली का इस्तेमाल बौद्ध विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। बौद्ध साहित्य का अधिकांश हिस्सा पाली में लिखा गया है। वहीं प्राकृत मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का एक समूह है जो 3वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में बोली जाती थी। प्राकृत मुख्यतः मध्य भारतीय आर्य भाषा युग को संदर्भित करता है, जिसमें पहले के शिलालेखों और बाद की पाली को नजरअंदाज किया जाता है। प्राकृत का इस्तेमाल जैन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। जैन साहित्य का हिस्सा प्राकृत में लिखा गया है। पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं को जिस तरह से प्रश्रय दिया है, यूं कहा जाए कि जो हमारी एक चाह है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो पूरे विश्व में अपनी पताका फहराए। निश्चित रूप से सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारे आसपास जो आधुनिक विभाग हैं वे तब तक फल फूल नहीं सकते हैं जब तक कि जो हमारी प्राचीन विरासत है उसमें उनके जड़ों से ऑक्सीजन न मिले। हमारे प्राकृत साहित्य पाली में बड़े विशाल साहित्य का संरक्षण संवर्धन करने की दिशा में और भारतीय भाषिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन भाषाओं का मेन स्ट्रीम में आना निहायत जरूरी था और सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। असल भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया तथा उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद सरकार ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। Let yourself flow with the turn of each tide. Salty winds, you sweeten your ride. Maharashtra is the hit. महाराष्ट्र टूरिज्म। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले विवादों में फंस गई है, जिसके बाद शिवसेना कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिलों के लिए पार्टी के कोऑर्डिनेटर के नाम की घोषणा करते हुए छत्रपति संभाजीनगर की जगह औरंगाबाद नाम के इस्तेमाल किया है, जिस पर शिवसेना ने छत्रपति संभाजीनगर की जगह औरंगाबाद शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस औरंगजेब के दौर की मानसिकता से बंधी हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि उत्तर पूर्व के विकास को प्रधानमंत्री नए आयाम पर ले गए हैं। बीते दशक में उत्तर पूर्व में आधारभूत संरचना के विकास के लिए बहुत काम हुए हैं। उत्तर पूर्व में पर्यटन उद्योग के विकास से न सिर्फ वहां अर्थव्यवस्था में सुधार होगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी हासिल होगा। Prime Minister Modi took it to the next level. Look east, act east. And this has resulted in phenomenal growth. There has been real focused attention on connectivity, number of airports doubling, waterways I think being 20-fold, so on and so forth. This connectivity has generated interest in the entire nation. I can say from this place
that this area is a natural heaven for tourists, and tourism by itself can drive the economic engine of a region. उन्होंने कहा कि मीडिया को सकारात्मक भूमिका निभाते हुए भ्रामक खबरों और झूठे नैरेटिव से सतर्क रहने की आवश्यकता है। Personal interests, partisan interests cannot overtake national interests. I see this happening. I would want and urge media to take a stand on anti-national narratives. I urge the media to take a stand on misinformation and disinformation. I want media to take a stand on comparable growth trajectory of large economies. The disproportionate attention being bestowed by the media on issues that merit only a small attention. शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे पूरे भारत में नवरात्र का उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों में मां के जयकारे गूंज रहे हैं और लगातार भक्त जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं और इस तरीके से पूरे भक्तिभाव के साथ शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्रि को मनाया जा रहा है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।